डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने मैसेज भी किया कि सर प्लीज बीपीएससी 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। ओके, सो इसीलिए मैं आप लोगों को लाया हूँ बीपीएससी 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आपको पूरा वीडियो देखना है, देन आपको पीडीएफ देना है। ओके, ये अपने आप एक प्रोमिस कर लो। इससे क्या होगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा और पीडीएफ लास्ट में आप देख लोगे, है ना। ये आपको करना है, गलती नहीं करना कि डायरेक्ट पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, चलिए आपका क्या है भैया, टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, है ना। और चैनल में अगर अभी तक न्यू हो, आप आज आप ज्वाइन किए फर्स्ट बार या फिर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे साथ बोलिए जय माँ सरस्वती, टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में। चलिए पहला प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है आपका, राजनीति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप अब क्या करोगे, हेडफोन का यूज कर लो, आप एयरपोर्ट्स लगा लो, आप अपने शांत जगह में जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आप वीडियो को देखिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका यही है ना, राजनीति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। सुनिए आंसर, किसी भी राज्य या राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी भी राज्य या राष्ट्र को चलाने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति समाज में शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज कैसे चलेगा, कौन शासन करेगा और संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। ओके, राजनीति के अंतर्गत लोगों के बीच शासन, कानून, निर्णय और शक्ति से जुड़ी प्रक्रिया शामिल होती है। राजनीति दो प्रकार से किया जाते हैं। पहला तो सकारात्मक राजनीति आते हैं जिसका उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। सकारात्मक राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन पर नीतियां बनाना, इसका मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, राजनीति का। एंड दूसरी बात करूं तो दूसरा राजनीति होता है सकारात्मक का विपरीत, यानी कि नकारात्मक राजनीति, जो जनता के साथ सिर्फ धोखा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सभी सरकारी फंड जो जिनसे जनता को का कल्याण होना चाहिए उसे खुद बढ़कर, है ना, खुद क्या करते हैं, बैठकर, बढ़कर नहीं है बैठकर है ना, खुद बैठकर खा जाते हैं। ऐसे राजनीति करने वाले नेता भारत देश में ज्यादा समय नहीं चल पाते क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और इससे हिंट लेके आपको एग्जाम में 4 से 5 पेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंट के लिए मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, ये नहीं कि सारा आंसर 5 पेज का तो 5 पेज भर दूं, नहीं, आपको समझने के लिए ये काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, उदारवाद और नव उदारवाद के मध्य भेद की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, ये हम लोग छोटे क्लास के बच्चे नहीं कि उदारवाद और नव उदारवाद अलग अलग, मतलब एक ही बार में एक साइड वो लिखेंगे एक साइड वो नहीं। आप उदारवाद का अच्छा से बता दो, फिर नव उदारवाद का बता देना, फिर लास्ट में इनके बारे में दोनों को मिला के बता देना, कहानी खत्म। चलो, उदारवाद एक, पहले हम लोग किसका चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग चर्चा करते हैं उदारवाद का। ध्यान से सुनिए, उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक और विचारधारा है जो समाज के गरीब लोगों पर अधिक से अधिक बल दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, मानवाधिकार, लोकतंत्र और न्यूनतम सरकार के हस्तक्षेप पर बल देती है। उदारवाद व्यक्ति को अपने निर्णय लेने और जीवन जीने की स्वतंत्रता देने की बात करता है। उदारवाद सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर देने की बात करता है। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जॉन लॉक द्वारा हुआ, जिसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, माना जाता है। एंड अब हम लोग बात करते हैं इसी में नव उदारवाद की। तो नव उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो बाजार की स्वतंत्रता, निजीकरण, वैश्वीकरण और सरकारी नियंत्रण को न्यूनतम करने पर जोर देती है। नव उदारवाद बाजार को स्वतंत्र रूप से काम करने की बात करता है। नव उदारवाद सरकारी उद्यमों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर बल देता है।
नव उदारवाद सरकारी नियमों और विनियमों कम करने की चाह रखता है। नव उदारवाद, इस तरह से आपने देखा दोनों का मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों का नव उदारवाद के बारे में बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हिंट भी दे दिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि एक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो सुनिए ध्यान से। लोकतंत्र का मतलब पहले ये समझना चाहिए ना, लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ये लोकतंत्र का मतलब होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के प्रमुख सिद्धांत, लोकतंत्र में किसके प्रतिनिधित्व के प्रमुख सिद्धांत देखिए क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो सिद्धांत में लिखा है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर, आप इस पॉइंट को आप अपना हिंट समझोगे, इससे रिलेटेड आपको लिखना भी ताकि आपका 4 पेज कंप्लीट हो, फिर निष्कर्ष भी लिखना लास्ट में। यहाँ पे देखिए लोक प्रशासन, पहला क्या है भैया प्रमुख सिद्धांत इनके, लोक प्रशासन का सिद्धांत। दूसरा है निस्वार्थ प्रतिनिधित्व। तीसरा है आदेशात्मक प्रतिनिधित्व। चौथा है राजनीतिक दल आधारित प्रतिनिधित्व। पांचवा है समान औद्योगिक प्रतिनिधित्व। छठा है स्टूडेंट्स आपका उत्तरदायी प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिद्धांत मृत हो चुका है, चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। आंसर सुनिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, चर्चा कीजिए। आखिर क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। तो ये उस समय की बात है जिस समय राजनीति में सिर्फ घोटाला ही घोटाला होता था। ठीक है, राजनीति में जो नेता लोग होते थे वो सिर्फ अपना ही मनमानी करते थे, जनता के तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो जनता का इस तरह से जनता के साथ बहुत अत्याचार होता था। तो ये तभी ये बात रखा गया था, तभी ये बात बोला गया था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है कि वो मृत हो चुका है। इसी बेस्ट आंसर है। तो सुनिए ध्यान से, राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, यह विचार सर्वप्रथम 20वीं सदी के मध्य में आया है ना। कुछ पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक सिद्धांत का मृत्यु लेख लिख दिया, कुछ ने इसकी पतन की बात बोला और कुछ ने तो राजनीतिक सिद्धांत को मृत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत को किसने किसने क्या किया, कुछ ने तो राजनीतिक सिद्धांत को मृत सिद्धांत घोषित कर दिया। एक ने इस सिद्धांत को हाशिए पर बता दिया। यह निराशाजनक दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि राजनीतिक की शास्त्रीय परंपरा अनुभवजन्य परंपरा परीक्षण के नियंत्रण से बड़े मूल्य निर्णयों से भरी हुई है। अतीत में सिद्धांत एक ऐसा माध्यम था जिसमें माध्यम से सुस्पष्ट और बुद्धिमान व्यक्ति मामलों की वास्तविक दिशा पर अपना विचार व्यक्त करते थे। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है विकासवादी और क्रांतिवादी समाजवाद फिर से पढ़ो क्वेश्चन, विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद के बीच अंतर कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समाजवाद दोनों में कॉमन है तो समाजवाद को समझते हैं। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व पर जोर देती है। समाज से दो विचारधारा का जन्म होता है, पहला विकासवादी समाजवाद, दूसरा क्रांतिकारी समाजवाद। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकासवादी समाजवाद क्या है। तो विकासवादी समाजवाद यह वह समाजवाद होता है जो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से समाज में समाजवादी परिवर्तन लाने की बात करता है। क्रांतिकारी समाजवाद की बात करूं तो यह वह समाजवाद होता है जो मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को केवल बलपूर्वक और क्रांति के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। अंतर की बात करूं तो विकासवादी समाज हमेशा शांतिपूर्ण और सुधारवादी पर बात करता है, जबकि क्रांतिकारी समाजवाद हमेशा हिंसात्मक और क्रांतिकारी बात करता है।
दूसरा, विकासवादी समाज में लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है, जबकि क्रांतिकारी दूसरा नंबर अंतर की बात करूं मैं फिर से, तो विकासवादी समाजवाद में लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है, जबकि क्रांतिकारी समाजवाद में क्रांतिकारी तरीकों से बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन आंसर। राजनीति आंसर सुनिए। राजनीति सहभागिता का मतलब है नागरिकों द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना, जैसे वोट डालना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों से लड़ना और आंदोलन करना ये आपका ये है। ठीक है, ये आपका क्या भैया, ये अभी राजनीतिक सहभागिता की बात चली। अब देखिए राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, इस पॉइंट को आप बढ़ा सकते हैं, टाइम नहीं होने की वजह से मैंने सिर्फ पॉइंट दिया, हिंट दिया। पहला कारक है शिक्षा, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है लिंग, चौथा है आयु, पांचवा है धर्म और जाति, छठा है आपका राजनीतिक जागरूकता और सातवां है आपका राजनीतिक सिद्धांत और आठवां क्या है सरकार की नीतियां। अंडरस्टैंड, सरकार की नीतियां और विश्वास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राजनीति सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। तो उत्थान क्या भैया, जब राजनीतिक में ना, जब राजनीति को मृत घोषित किया था उसके बाद यह सिद्धांत का पुनः उत्थान हुआ था। तो राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। आंसर देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान का यह विचार 20वीं शताब्दी के मध्य में सामने आया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, क्योंकि उस समय व्यवहारवादी दृष्टिकोण का बोलबाला था, है ना, जिसमें तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिकों पर जोर दिया गया था। लेकिन 1970 के दशक के बाद एक नई बौद्धिक चेतना उभर के सामने आई, जिसने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया। इसे ही राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, राजनीतिक रूढ़िवादिता क्या है, व्याख्या कीजिए। राजनीतिक रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और स्थापित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में बल देती है। यह विचारधारा क्रांति परिवर्तन का विरोध करती है। रूढ़िवादी मानते थे कि परंपराएं समय की कसौटी पर उतरे विचार और व्यवहार होते हैं, इसलिए उन्हें बदलना नहीं चाहिए। यह कहता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अचानक या हिंसा बदलाव से अराजकता फैल रख सकती है। रूढ़िवादी सोचती है कि क्रांति से समाज अस्थिर होता है, इसलिए बदलाव अगर हो भी तो हो धीरे और सावधानी पूर्वक। ओके, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, बदलाव हो भी तो धीरे धीरे हो और सावधानी पूर्वक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पर्यावरणीय नारीवादी। फिर से पढ़ो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरणीय नारीवाद पर एक लेख लिखिए। आंसर क्या है, आंसर समझिए। पर्यावरणीय नारीवाद एक ऐसा सामाजिक और दार्शनिक आंदोलन है जो स्त्रियों और प्रकृति दोनों के शोषण के बीच संबंध को उजागर करता है। इस विचारधारा का मानना है कि जिस प्रकार स्त्रियों पर पितृसत्तात्मक समाज ने अत्याचार किए हैं, उसी प्रकार प्रकृति का भी दोहन किया गया है।
पर्यावरणीय नारीवाद केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो संतुलन, संवेदनशील और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मानता है कि प्रकृति और नारीवादी एक दूसरे का पूरक हैं और जब तक इन दोनों को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी समाज सच्चे अर्थों में विकसित नहीं हो सकता। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संसद में विधायिका की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से पढ़ो। भारत की संसद में विधायिका की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। आंसर है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां संसद को विधायी शक्ति प्राप्त है। संसद के दो सदन होते हैं। लोकसभा, पहला सदन क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा जिसे निचला सदन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। संसद का मुख्य कार्य होता है नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, ठीक है, और उन्हें निरस्त करना। यह प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है जिसे विधायिका की प्रक्रिया कहा जाता है। भारतीय संसद में विधायिका की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रतिनिधियों को अपनी राय व्यक्त करने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 तक मैंने जो समझाया आपको, ये सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अंडरस्टैंड? अब जल्दी से इसे प्रिपेयर कीजिए। अब मैं जो बता रहा हूँ ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जो टिप्पणी में पूछे जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, रूढ़िवादिता, इस पर टिप्पणी करना था। रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवहित एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागुण-भावों के आधार पर करती है। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। यह विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करती है। डेविड ह्यूम और एडमंड बर्क रूढ़िवाद के प्रमुख नायक माने जाते हैं। ओके, समकालीन विचारकों में माइकल ऑक्सफोर्ड और को रूढ़िवाद का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत का तीसरी लहर। टिप्पणी करना था, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर। आंसर है, नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करता है। नारीवादी आंदोलन 3 प्रमुख लहरों में विभाजित किया गया है। पहली लहर 19वीं सदी में, जिसमें मुख्यतः मतदान के अधिकार लिए। दूसरी लहर 1960 से 1980, जिसमें समानता, वेतन, परिवार, यौन अधिकार आदि शामिल थे। तीसरी लहर की बात करें तो 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ। यह नारीवाद की बहुलता, विविधता और समावेशिता की लहर है। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर एक बहुआयामी, समावेशी और विविधता आधारित आंदोलन है। यह केवल लैंगिक समानता की बात नहीं करती, बल्कि पहचान, अनुभव और सामाजिक न्याय के गहरे मुद्दों को सामने लाती है। इस लहर ने नारीवाद को एक वैश्विक, उदार और समकालीन दृष्टिकोण प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था अलगाव का सिद्धांत, ठीक है।
अलगाव का सिद्धांत पर आपको टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। तो आंसर देखिए, अलगाव का अर्थ होता है किसी चीज से अलग हो जाना या फिर जुड़ाव की कमी होना। मार्क्स मार्क्स के अनुसार यानी मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद में मजदूर केवल एक उत्पादन बनकर रह गया है ना, उत्पादन बनकर रह जाता है। वह अपने ही श्रम के परिणाम से खुद खुद को जुड़ा नहीं पाता। अलगाव का सिद्धांत समाजशास्त्र और राजनीतिक विचारधारा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने की थी। यह सिद्धांत बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक यानी मजदूर अपने काम, उत्पाद, समाज और स्वयं से कैसे अलग थलग या अलगाव हो जाता है। अलगाव का सिद्धांत यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में मानव श्रम अमानवीय हो जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब तक उत्पादन के साधनों पर लोगों का सामूहिक अधिकार नहीं होगा, तब तक यह अलगाव बना रहेगा। इस सिद्धांत ने समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कल्याणवाद पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। चलिए आंसर देखिए, कल्याणवाद एक ऐसी राजनीतिक व सामाजिक विचारधारा है जो यह मानती है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक व नैतिक उद्देश्य आर्थिक व नैतिक कल्याण सुनिश्चित करना है। यह विचारधारा कहती है कि केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही राज्य का कार्य नहीं है, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी और समानता आदि को दूर करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। कल्याणवाद आधुनिक राज्य की आत्मा है, जो राज्य को एक निष्क्रिय प्रहरी नहीं बल्कि एक सक्रिय सेवक और संरक्षण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत समाज में समानता, न्याय और गरिमा को बढ़ावा देता है, जिससे एक दशक और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद पर टिप्पणी। तो वैज्ञानिक समाजवाद, आंसर सुनिए ध्यान से। वैज्ञानिक समाजवाद एक ऐसी समाजवादी विचारधारा है जिसकी नींव कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने रखी थी। यह समाज की वह धारा है जो इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का वैज्ञानिक विश्लेषण करके सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसे मार्क्सवाद भी कहा जाता है। एंड आप आंसर देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद केवल एक सपना नहीं बल्कि समाज को बदलने की यथार्थवादी और वैज्ञानिक योजना है। यह विचारधारा समाज के गंभीर आर्थिक और सामाजिक शोषण को खत्म करने की दिशा में ठोस दृष्टिकोण देती है। आज भी इसके सिद्धांतों का प्रभाव कई देशों की राजनीति, आंदोलनों और नीतियों में देखा जा सकता है। सो ये आपके कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स 15 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप लोगों का फर्ज होता है मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। अब एग्जाम खत्म हो रहा है आपका, बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। एंड डांस प्ले स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ, ठीक है। और एक बार बता दो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड पासवर्ड के लिए आप मुझे इंस्टा में मैसेज कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय। डांस प्ले स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.